हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया की खबरें अपडेट कर रहा है और साथ-साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। कोशिश ये है कि जो वेस्टर्न मीडिया जिस तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, उससे आगे बढ़ कर के कुछ हकीकत तक आपकी पहुंच बनाई जाए, आपके साथ वो खबरें साझा की जाएँ जो जिन मुल्कों के बारे में खबरें हैं, वहीं की सोर्सेज से हम खबरें आप तक पहुंचाते हैं, ताकि ज़्यादा हम हकीकत के नज़दीक पहुंचें। और कभी-कभी उन मुल्कों में कुछ जर्नलिस्ट या कुछ जानने वाले लोग मिल जाते हैं, उनसे भी हम इसीलिए बात करते हैं। आपने देखा कि ईरान, बेरूत और कई कई जगहों से हम आपसे मेहमानों से मुलाकात भी कराते हैं। आज एक बार फिर हम शेख मंजूर साहब से बात कर रहे हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक लंबे अरसे तक इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई के लिए, और बाद में उसके चीफ के तौर पर भी उन्होंने उर्दू सर्विस जो शुरू हुई थी उसके चीफ के तौर पर भी एक लंबे अरसे तक काम किया है। और ये साउथ एशिया बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली उर्दू न्यूज़ एजेंसी थी, जो पाकिस्तान में भी नहीं थी, पहले हिंदुस्तान में शुरू हुई थी और उसके आप चीफ बने थे बिल्कुल शुरू में। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि इस वक्त जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के दो नुमाइंदे हैं जो इस इलाके में एक्टिव नजर आ रहे हैं, कभी एक को पीछे कर दिया जाता है, दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है। हमास के लिए जो बातचीत कर रहे थे एडम बोलर, उन्हें एक बार हटाने की खबर आई, फिर उनको रीअपॉइंट किया गया। अब उन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया है, कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। बोलर वही हैं जिन्होंने इस हद तक बोल दिया था कि अमेरिका इजराइल का एजेंट नहीं है। इस किस्म का बयान हमने पहली बार सुना था किसी अमेरिकी जिम्मेदार से। और दूसरी तरफ विटकॉफ हैं, जो हमास के साथ बातचीत जो चल रही है उसमें कल ही ये हुआ कि एक खबर ये आई कि हमास एक अमेरिकी जिंदा कैदी को और 4 की डेड बॉडीज रिलीज करने के लिए तैयार है। फिर बाद में कुछ और रीजन बना। अमेरिका, इजराइल का ये इल्जाम है कि हमास साइकोलॉजिकल वारफेयर से काम कर रहा है। क्या कुछ देख रहे हैं आप इस वक्त? जंग बंदी या जंग दोबारा होगी? क्या किस हालत में है इस वक्त पूरा इलाका? देखिए, इस वक्त मशरिक वस्ता में जो है अनसर्टेनिटी है, क्योस है, कंफ्यूजन है, लेकिन इसके बावजूद हमें लगता है कुछ रे ऑफ होप है। इस सिलसिले में अमेरिका, जिसने पहले बड़ा टफ स्टांस लिया था हम्स के खिलाफ, कहीं न कहीं उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी आई है। एक तरफ वो हम्स के साथ एंगेज भी रहा, डायरेक्ट टॉक्स भी किए हैं, और जिसके नतीजे में जो सीज फायर का पहला फेज है वो कंटिन्यू कर रहा है। उसमें कोई यानी कि चेंज नहीं आई। जो खत्म 1 महीने के अंदर होने वाला, अब उसको ज्यादा और भी चल रहा है वो। इसके साथ साथ अब अमेरिका डायरेक्टली हमास के साथ बात भी कर रहा है। जैसे आपने कहा, जो उन्होंने होस्टेजेस के लिए नेगोशिएटर रखा था, एडम बोलर उसका जो नाम था, उसने कहा मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये भी है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा है कि वो कंटिन्यू करेंगे, उसका रोल जो है एक्सपैंड करेंगे। He will not remain only negotiator for hostages and other things. उससे ज्यादा उसको रोल देंगे। दूसरी तरफ जो लग रहा था कि हालांकि ट्रंप ने कई बार धमकियां भी दी, साथ साथ उसके कुछ स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं वो दिखा रहा है। मसलन 2 दिन पहले ही उसने कहा है कोई भी पैलेस्टीनियंस को गाजा या वेस्ट बैंक से डिस्प्लेस करने की बात नहीं कर रहा है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। या हमास के साथ जो पहले थ्रू प्रॉक्सिमिटी टॉक्स हो रहे थे, डायरेक्ट टॉक्स होने से क्लैरिटी आती है उनके विजन में और इनके विजन में आ रही है। यहाँ मुझे लगता है अमेरिका ज्यादा धमकियां इस्तेमाल कर रहा है ताकि प्रेशराइज करे। वो भी नहीं चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वहां वार शुरू हो जाए, कि वो उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। ये क्लियरली जो अभी तक इसको भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के भी तकरीबन 45 दिन हो गए, से भी ज्यादा हो गए।
2 महीने होने वाले हैं 21 को। अभी वो भी जो नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका जो फोकस है, इनके मल्टी प्रोंग पर्पस का फोकस है। एक तरफ यूक्रेन है, दूसरी तरफ हमास है, तीसरी तरफ टैरिफ प्रॉब्लम है, कनाडा है, बहुत सारे WTO है, क्या क्या उनके पास। इसलिए इस कंफ्यूजन में वो सारे चीजों को इन एक एक करके पता चलता है वो किस नहज में जा रहे हैं। मसलन यूक्रेन के बारे में एक जो है एक प्रपोजल दिया था 30 डेज का, ये जो है उसको बाय एंड लार्ज यूरेशिया ने एक्सेप्ट ये कहा कि जो इलाके हैं वहाँ पर जो यूक्रेन ने उनका कुछ इलाका लिया हो, उनके सोल्जर्स अगर वहाँ पर, और फिर लॉन्ग टर्म की। इसी तरीके से अब ये लग रहा है, चाहे वेदर इसका सेकंड फेज हो जाए या पहला फेज ही एक्सटेंड हो जाए, कम गुंजाइश है। ये मैं रूल आउट नहीं करूंगा, क्योंकि कभी भी ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन साथ साथ वो जो है वो बड़ा बिजनेसमैन भी है। क्योंकि लड़ाई बेसिकली, जैसे वो कहता था ट्रंप, यूक्रेन में लड़ाई उसकी हुकूमत ने लड़ी। $350 बिलियन लेकर वही लड़ रहे थे। उसी वजह से वो उसको यानी कि पूरी तरीके से रशिया कब्जे में मिलिट्री एड किया। यहाँ भी बेसिकली अगर आप देखेंगे जिस तरीके से इजराइल डिपेंडेंट है अमेरिकी मिलिट्री एड में, हालांकि दिया भी $8 बिलियन का सैंक्शन भी किया था विदाउट अप्रूवल ऑफ कांग्रेस, एंड ये किया है। लेकिन ये तो एक लग रहा है, एक तरफ आप वार पर खर्च नहीं करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वार पर खर्च, एक जो है वहां अगर कुछ कम हो गया यहाँ ज्यादा हो जाएगा। इसलिए उनको भी पता चला है कि इजराइल ऑन इट्स ओन वो स्टैंड नहीं कर सकेगा। वो उसको क्लियर लिया। अगर उनको उस वक्त अमेरिका या दूसरे जो है वेस्टर्न अलाइज ने इतनी मैसिव मिलिट्री एड दी, इसमें सबसे ज्यादा बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा मैसअप किया इस मसले को। इन्होंने फर्मली कभी भी इजरायली गवर्नमेंट को ये जो है प्रेशराइज नहीं किया कि आप इसको बंद करो, और इसमें जो है एक मुस्बत फिर उसको पीस टॉक्स को आगे बढ़ाए, उन्होंने कभी नहीं किया। और वो इसको प्रोलॉन्ग करते थे, जबानी कुछ और करते थे, एक्शन में कुछ और करते थे। इसलिए नेतान्याहू के अपने प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स वहां पर बहुत है, उसके खिलाफ बहुत हो रही है। यहाँ देखिए एक जिविश ग्रुप ने कल ट्रंप टावर्स के बाहर जो है वो पैलेस्टीनियन जिसको निकाला, डिपोर्ट करने की कोशिश की गई है, उसके सपोर्ट में 200-300 ये मॉडरेट जिव्स है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि उसको मत निकालो। ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं जो है ये मसला जो है। अब एक और इसमें प्लस पॉइंट है, G7 की मीटिंग हुई है। G7 की मीटिंग में ये कहा गया है कि ट्रूस को, जिसमें अमेरिका भी हिस्सेदार है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर, उसमें ट्रूस को बरकरार रखने की मांग की गई है, जोर दिया गया है। गोया इनडायरेक्टली अमेरिका चाहे बाहर क्या बयान देते हैं, एक इंटरनेशनल फोरम पर उन्होंने ये मान लिया ट्रूस ही वाहिद हल है, सीज फायर, और यही एक वाहिद हल है इस मसले को खत्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अच्छा शेख साहब, अभी पिछले दिनों बल्कि अब भी इजरायली मीडिया में एक बात पर चर्चा हो रही है, ओपेड लिखे जा रहे हैं, एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने जेलेंस्की को बहुत जलील किया और उसको साइडलाइन कर दिया, सीधे एक तरह से ड्राइवर सीट में आ गया फैसले लेने के लिए, जंगबंदी के लिए रूस के साथ। क्या अगला निशाना नेतन्याहू होंगे? इस किस्म की बातचीत हो रही है। तो मैंने हर्टिज जो उनका पेपर है, इसमें एक एडिटोरियल ऐसा आया था कि इसकी बारी, लेकिन इसकी एक इंडिकेशन आपको ऐसे मिलेगी, जब सीज फायर की बात हो रही थी दोहा में, और इजराइल, यही जो वो है ना सीज फायर जो पहले उसको ऑफर किया गया था, जब इजराइल इसमें रोडे अटका रहा था बार कर रहा, तो जो यूएस का यानी कि एनवाई था उस वक्त, उसने हलफ भी नहीं लिया था। इट वाज अराउंड 10 जनवरी।
उन्होंने जब भेजा वो इजराइल गया और उसको कहा यू हैव टू एक्सेप्ट दिस सीज फायर, और दूसरे ही दिन नेतान्याहू ने कहा कि हम इस सीज फायर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक उसको भी पता है कि वो एनआई नहीं कर सकता है अगर इस वक्त जो हमें लग रहा था, जो कोशिश कर रहा था किसी भी तरीके से इस चीज पर ट्रूस एग्रीमेंट को, डील को डिरेल करने की कोशिश कर रहा था इजराइल को, ताकि इसका सर्वाइवल इससे लिंक भी है वो करे, उस पर भी शायद कहीं ना कहीं उनको आर्म ट्विस्टिंग करते हैं वो कि ये ना करो, ये इसके खिलाफ है। क्योंकि आप देखिए ना कितना जो है, एक जो पहले इसने कहा हम इसको खाली कराएंगे, एक टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर इनको उसको पहले ही कहा इनको मैं आई विल मेक हेल्प फॉर यू। वो वहां से नीचे नीचे आकर अब बातचीत भी हो रही है, उनका भी सुनते हैं, ये भी हो रहे, डील भी हो रहे, जो एक अमेरिकन है उसको छोड़ने के लिए वो कहते हैं उसका दूसरा, हालांकि उस पर कुछ तनाज़ा भी है, लेकिन अल्टीमेटली इट विल हैपन, क्योंकि उसका जो है मिलेगा, हैंड ओवर हो जाएगा, इन अ डे और टू हो जाएगा वो। लेकिन ये है कि एक ये मुस्बत डायरेक्शन में भी चल रहा है, लेकिन कहीं भी इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि जब तक एक क्लियर पिक्चर अमेरिका की नहीं बन जाएगी रिगार्डिंग वेस्ट एशिया एंड पर्टिकुलरली पैलेस्टीनियन इश्यूज, इस मामले में कोई चीज फाइनल तौर पर नहीं कह सकेंगे। लेकिन ये एक हकीकत है, हमें मानना पड़ेगा कुछ चीजें राइट डायरेक्शन में जा रही है। आप देखिए 20 या 21 जनवरी को उसने हलफ लिया, आज 15 मार्च है, 15 मार्च तक कंटिन्यूअसली ये जो है सीज फायर चला, उसमें कोई यानी कि जो धमकियां थी उसमें तो लोअर ट्यून डाउन हो गए, वो ज्यादा नहीं है। उसमें जो है वो उनको भी करते हैं, इजराइल को भी, जहां उन्हें लगता है ये ज्यादा जाता है एग्रेसिव मोड में, उसको भी रोकते हैं, और वो भी अब ज्यादा बयान नहीं देता है। ये एक चीज है जिसको हमें देखना, पॉजिटिव साइड से हमेशा दारम की उम्मीद, हम तो उम्मीद पर ही कायम रहते हैं और यही पॉजिटिव अप्रोच ही होना चाहिए। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं अब जो मसला जो इसका है, क्या ये ट्रूस तक ही कायम रहेगा, क्या उसके बाद जो इसके बड़े मसाइल है, रिबिल्डिंग का मसाइल है, फ्यूचर ऑफ पैलेस्टाइन का मसला है, अलाइनमेंट ऑफ दो पार्ट्स ऑफ पैलेस्टाइन उनको मिलाने का, जो बाहर है उनका फ्यूचर क्या रहेगा, ये एक लंबा मसला है। जब तक कि इसके सिलसिले में कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर बातचीत इनिशियल स्टेज पर होनी चाहिए, जिसमें ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, और क्या इसकी शक्ल है इसके बारे में इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट अबाउट दैट। और उसमें एक बड़ी रुकावट जो इजराइल लॉबी अमेरिका में है, वो भी मैं समझता हूं कि वो फैसले नहीं लेने देती। जैसे बोलर के मामले में ही हुआ कि वो थोड़ा सा बयान इस तरह का दिया तो ऐसा लगा कि इजराइल से दबाव आया और उसे हटा दिया गया। खैर, तो ये एक, लेकिन मैंने आपको कहा ना, आज ही मैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स में मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने टोटली कहा कि इसका रोल बढ़ जाएगा, इट विल नॉट रिमेन कन्फाइन्ड टू ओनली होस्टेज इश्यूज, उसको हम इससे ज्यादा रोल देंगे। जी। और ऐसी सिचुएशन में जिसके बराह रास्त कांटेक्ट होते हैं, उनकी नजर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस किस्म के लोग किसी एक आदमी पर अगर भरोसा करते हैं और भरोसा करके बात करते हैं, तो ऐसे लोगों की बहुत कमी होती है सरकार के अंदर। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक फायदा ये भी है, उसके पहले तो इन्फ्लुएंस हुआ था इजराइल के साथ, उनका टोटली इनके अच्छे रिलेशन से, उस पर कोई डिनायल नहीं है। लेकिन जब मसलन उन्होंने एक चैनल खोली हमस के साथ या अरब कंट्रीज के साथ, जब वो वहां अगर उनको कोई बात लग रही है, उसमें कोई शूट कर रही है, अच्छा ट्रंप दो चीजें हैं, उसके बहुत अपने पर्सनल बेनिफिट्स भी चाहिए। वो अगर कंसेशन देना चाहता है अरब को, वो शायद उनसे ये भी लेना चाहता, फाइनेंशियल पैकेज भी लेना चाहता था, ये भी चाहता है कि मैं दुनिया में ये दिखाऊंगा मैं अमन का पुजारी हूँ,
ये भी, अगर उसको ये बात कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है, देन उसको चाहे वो ज्यूइश लॉबी हो, कोई लॉबी, उसके स्टेक पर कुछ नहीं है, ये इट इज हिज लास्ट टर्म। वो ऐसा आदमी है जिस पर ये नहीं कह सकते, अनप्रिडिक्टेबल है वो। अरे साहब, उनका नजदीक तरीन आदमी एलन मस्क ने हॉलोकॉस्ट तक पर सवाल उठाया। अरे जर्मन का वो लगाया उसने, जो हेल हिटलर वाला नारा लगाया, दिखाया उसने तरीका, किसी ने कुछ नहीं कहा। जी 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 जी, ये नहीं, कभी कभी ये जो है ना, इस्लाम में भी कहते हैं जिसमें हमें बुराई नजर आती है, कभी कभी इसमें ही अच्छाई भी होती है। लेकिन सारा कुछ, चूंकि ये पॉलिटिक्स है, इसमें इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकते हैं हम ये चीजें, लेकिन हमें ये देखना चाहिए अभी तक जो रहा है एज ऑफ नाउ, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। मे बी हियर एंड देयर वहां पर प्रॉब्लम्स रहे हैं, चाहे उसने यूक्रेन के मामले में कहीं ना आगे तो बढ़ाया ना, मसले को आगे बढ़ाया, यानी वो यूक्रेन में भी आगे बढ़ा है, और गाजा वाले मामले में भी इसने जो ओपन डायरेक्ट नेगोशिएशन। हाँ, अब मैं चलना चाहता हूँ ईरान की तरफ। ईरान के लिए बातचीत की ऑफर का लेटर पहुंच गया तेहरान। तकरीबन एक हफ्ता कंफ्यूजन रहा, लेटर भेजा, लेटर नहीं मिला, लेकिन वो फिर यूएई के जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है गरगाश, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को लेटर दे दिया। लेकिन आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से एक दो टूक बात आ रही है कि हम नंबर एक, वो ये कहते हैं कि ये बात की ऑफर करके अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, ये इनके अंदर बहुत बड़ा ऐब है। फिर दूसरा ऐप जो उन्होंने गिनवाया, खराबी, कमी, कि ये वही तो आदमी है जिसने पिछला एग्रीमेंट फाड़ करके फेंका था, इससे बात करने का क्या फायदा? अगर हम एग्रीमेंट पर पहुंच भी जाएं तब भी ये ना माने, तब हम क्या कर लेंगे? तो ये जो ट्रस्ट की कमी, ये जो मैंने इसमें भी देखा, एक ये जो ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसने पॉजिटिव तरीके से इसको कहा, उसने इसको रिजेक्ट नहीं किया। हो सकता है उनके एक जो है, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो अप्रहेंशंस है, वो पास्ट के बुनियाद पर ज़्यादा है, लेकिन हर एक चीज़ को इसमें अब की बार शायद रशिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ईरान के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं, ये शायद इन्होंने रशिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप इसमें इंटरवीन करो। रशिया हैज़ बीन ऑलवेज, रशिया एंड चाइना ऑलवेज सपोर्टर ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो वेस्ट में ये फैलाया जा रहा था, जिसमें इजराइल का बड़ा लीडिंग रोल था। ये जो महादा था, ईरान ने उसकी पासदारी नहीं की, उसने वो ब्रीच किया, इट इज प्रोसेसिंग जो न्यूक्लियर, वो एक चीज़ है। दूसरी बात, लेटर इटसेल्फ भेजना है कि पुराने के मुकाबले में आपने देखा ना, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है जो ट्रंप ने पहली बार की है। पहले उस वक्त वो ईरान के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ था, वही चीज करता। और अभी आपने देखा कि नेतान्याहू ने कहा हम इसके न्यूक्लियर को खत्म करेंगे, जब ट्रंप के आने के बाद, उसके बाद उसकी बंद चुप साध ली गई उसने, क्योंकि अगर बल्कि नेतन्याहू की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवल ऑफिस में इस हद तक कहा कि नहीं, ईरान एक मजबूत मुल्क है, बड़ा मुल्क है, और दे आर वंडरफुल पीपल। लोगों के बारे में कहा, और जर्नलिस्ट से कहा कि तुम सोचते हो कि ईरान कमजोर है, आई अप्रिशिएट यू आर सेइंग दिस, मतलब उसको टला दिया उसने, और ईरान को कमजोर। चीजें जो शायद ऑफिस टेक ओवर करने, प्रेसिडेंटशिप टेक ओवर करने से पहले कुछ चीज़ों पर इसने जो है अपने जो सीनियर ये जो एडवाइजर्स है, वुज़रा है, या कुछ ना कुछ इसने कुछ पॉलिसी बनाई होगी जिसको वो ताबड़तोड़ एक के बाद एक को इस्तेमाल करते। एक तरफ वो यहाँ कनाडा को मैं गई यहाँ, और इस मामले में ये एक और चीज़ दिखाता है, जो पहले जिन कंट्रीज के बारे में ये होस्टाइल था पहले में, अब ये उनको चाहे मे बी इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट, लेकिन ये एक लेटर भेजता है उनको, इनवाइट जब इसको इसी तनाजुल में लेना चाहिए, जैसे उसने हमस को कहा मैं आपको हेल बनाऊंगा, और फिर उन्हीं के साथ बात की, और रास्ता भी कुछ थोड़ा बहुत रास्ता निकला।
यू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन एक रास्ता खुल गया है। फिलहाल तो ये जो है सीज़फायर ये लोगों के, वहां के लोगों के लिए बड़ी राहत है। खुद इजराइल के लोग खत लिख करके कह रहे हैं ट्रंप को कि साहब आप हमारे जो रिश्तेदार हैं आप ही छुड़ा सकते हो, हमारी सरकार ने तो अबंडन कर दिया है, हमारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। अच्छा, यानी इजराइल के अंदर उसने कॉन्स्टिट्यूएंसी बना ली है अपनी एक तरह से। हाँ, वो तो है। दूसरी बात, इसी तनाजुल में हमें ये देखना चाहिए, अगर इसने ये कहा है कि मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब देखना है, क्योंकि हमने कंटेंट्स ऑफ द लेटर नहीं पढ़े। कुछ दिन पहले ईरान ने कहा अभी तक उन्हें लेटर नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है इसमें और एक और स्टेटमेंट आया था जिसमें कतर ने कहा अगर आपने इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला किया तो हम पानी से हमें पानी ही नहीं मिलेगा, हमारे सारे डिसलिनेशन प्लांट्स जो है वो वहाँ के इसके साथ है, हम कहाँ से क्या करेंगे। उसमें ये वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल रहमान, शायद उनका नाम है, उसने ये दिया है। यही जो है, चाहे उसने ओपनली दिया, दूसरों ने भी कहीं ना कहीं कहा होगा कि हम पहले इसके ज़द में आ जाएगा। गल्फ कंट्रीज हैं इमीडिएटली उसके यार, वो पहले ही इसके यूएई पहले आ जाएगा। यूएई और इसमें तो पहले ही 2-3 आइलैंड्स का डिस्प्यूट भी चल रहा है, तो वो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। ये थोड़ी है एक पर करोगे इसके असरात दूसरे पर नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए शायद इस लेटर का मतलब है वो तो पहले टॉप से शुरू करते हैं कि कहीं ना कहीं स्केल डाउन दियर डिमांड, और जिसकी वजह से रास्ता निकलता है। हाँ, अब ईरान भी क्या करता है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है वो सॉबर तरीके से इसको हैंडल करते हैं, जबकि ये जो है स्पिरिचुअल लीडर उसने एक दिखाया हम ये भी कर सकते, हमारे पास ये है। एक बयान ये सद तक भी आया स्पिरिचुअल लीडर की तरफ से, सुप्रीम लीडर की तरफ से, कि अगर हम ये फैसला कर लें कि न्यूक्लियर बम बना लें तो आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम बना भी लेंगे, और बना लेते अगर हम फैसला कर लेते। ये तो हम ही ने फैसला किया हुआ है कि हम मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार नहीं बनाना चाहते। देखिए, ये जो है ये बहुत डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। ये इसकी आप देखिए, ये मैसेज उनको करता है हमने नहीं किया। एंड दिस इज यानी कि यही बेस बनेगा बातचीत करने के लिए। हमारे पास कैपेसिटी है, हम बना सकेंगे, क्योंकि 93% वो कहते थे ऑलरेडी इनके पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। और फिर ये जो है फिर मामला ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि ड्यूअल एनर्जी पर्पसेस के लिए जो चीज़ें लगती है वो दोनों, एक तो फॉर पीसफुल पर्पस है, एक तो है फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए। ये एक मैसेज ने दिया, हमने नहीं किया। इट इज क्लियर कि अभी तक हमने एहतियात किया, यानी ईरान काफी मैच्योरली उसको हैंडल कर रहा है। और हमें याद है जब यूरोप में बातें होती थी, जेनेवा में बातें होती थी, ईरान ने एक पोजीशन ली हुई थी कि चूंकि अमेरिका इस एग्रीमेंट से इस वक्त बाहर है तो उस कमरे में नहीं बैठ सकता उनका नुमाइंदा जिसमें यूरोपियन मुल्क और ईरान बैठ करके बात करते थे, उसे दूसरे होटल में किसी पड़ोस में रहना पड़ता था। और यानी इस हद तक ईरान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम का वो काम कर रहा है। अच्छा, मैं चलना चाहता हूं सीरिया की तरफ। सीरिया में क्या होता नजर आ रहा है? एक तो कत्लेआम की ऐसी ऐसी वीडियो आ रही हैं कि लरस जाए आदमी देख करके। सीरिया में हालत जो है हमें बहुत खराब है। जो पहले जो उन्होंने हास कर लता किया होम्स और एलेपो में जो एक्शन किया है अगेंस्ट अलावाइट्स, एक रिपोर्ट है 1300 और मास एग्जीक्यूशन हुई है। ये नहीं है, वो रिपोर्ट भी आया है कि जिसमें एग्जीक्यूशन भी किया है और इसकी कंडेमनेशन भी हुई है, बहुत लेवल पर हो गई है। गोया इसके मतलब है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट रिजीम के खिलाफ है कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसका उन्होंने वहाँ पर जो रिटेलिएशन की, खास कर लचाई किया में वहाँ जो लॉयल टू असद गवर्नमेंट जो थे उन्होंने हमला भी किया। तो उसमें जो है ये नई गवर्नमेंट के लिए, नई रिजीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा 2 दिन पहले ही इजराइल ने वहाँ पर टारगेट्स बनाए कुछ
मिलिटेंट, हाउ वो कहते हैं ये जो डेडली मिलिटेंट है, टेररिस्ट है, ये हमारे लिए खतरा है। एक तरफ वो इजराइल के प्रेशर में है क्योंकि टेरिटरी खाई है उन्होंने इसका, दूसरी तरफ विद इन जो स्टेट में जो प्रॉब्लम चल रही है द्रूज के खिलाफ वो है, अलावाइट्स के खिलाफ है, या जो दूसरे जो वहां पर रहते हैं क्रिश्चियन, उन्होंने इजराइल ने इनको धमकी दी कि अगर आपने द्रूज और क्रिश्चियन पर कोई किए कार्रवाई की वी विल रिटेलिएट। इसमें 100 में 100 उन्होंने कहा कुर्दिश के बारे में, हालांकि कुर्द जो मिलिटेंट ग्रुप है उसने ज्वाइन किया इस गवर्नमेंट के साथ। लेकिन ये जो कुछ भी कहिए, असद रजीम या उसके फादर ने इसको, इसमें तीन जो जैसे इराक का हिस्सा था, एक तरफ कुर्द थे, दूसरी तरफ सनीज थे, तीसरी तरफ अलावाइट्स थे, सबको संभाल के रखा, शिया संभाल के रखा था उसको। इसी तरह जो है ये शेख साहब मुझे एक चीज और जहन में आ रही है, आपसे बात करूं। ये जो असद के लॉयल या रेमनेंट्स ऑफ असद रजीम कहा जा रहा है, क्या ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक तरह से मिसलीड करने के लिए तो नहीं कहा जा रहा? क्योंकि वो हथियार वाले लोग नहीं है, उन्होंने हथियार पहले ही डाल दिए हैं। दूसरी बात, इजराइल जब हिट करता है सीरिया में तो वो HTS के लोगों को खतरनाक बता करके हिट करता है। वो ये कहता है कि ये जो HTS है ये भी हमारे लिए खतरा है। तो ये HTS ड्यूअल किस्म का कैरेक्टर कैसा है वो कर रहा है। एक तरफ तो इजराइल के लिए रेड कारपेट बिछाया हुआ है, उसने अपना एक ऑर्डर भी जारी किया कि अगर इजरायली फौज आ जाए तो सरकारी इमारतें खाली कर दो साउथ उसमें, और दूसरी तरफ यही दुश्मन, यही दोस्त, ये क्या बेवकूफ बनाने का सिलसिला चल रहा है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत फ्रेजाइल है, बहुत कमजोर है, क्योंकि ग्राउंड पर सिक्योरिटी सिचुएशन इसके हक में इतनी नहीं थी जितनी जुबिलेशन पहले आई। जब असद गवर्नमेंट का कोलैप्स हुआ, जुबिलेशन लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन अल्टीमेटली ये आप देखिए ऐसी ही बात है जो अफगान गवर्नमेंट के साथ जो थे फौजी, जो जब तालिबान का टेक ओवर हुआ, ऑल ऑफ अ सडन वो मर्ज हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। उनके पास हथियार था, उनके पास सारा कुछ था, वो पता है वो जो थे तकरीबन 1.5 लाख के करीब वो कहते थे जिनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये जो है आज जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो है जो उनके पास आर्म्स, वो कहते हैं नाइट विजन, जो उनके इक्विपमेंट मिला है वो टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं या मिलिटेंट इस्तेमाल। इसी तरह जो फौजी थे वो रातों रात गायब हो गए। यहाँ भी ये था। अच्छा, वो तो बहुत ही दिलचस्प होता है, बहुत ही दिलचस्प होता है। मुझे एक वाकया याद आ गया, 1986 में मैं अफगानिस्तान गया खामोशी से, और वहाँ एक जो हमारी मेजबान होस्ट फैमिली थी, मैं फैमिली के साथ रहा था। हमारे एक दोस्त यहाँ पर अफगानिस्तानी काम करते थे उनकी फैमिली में, तो उनका भाई मेरे साथ जरा घुमाने के लिए लेके गया। तो वो जो गाड़ियों को वो चेक करते थे, वो डैशबोर्ड और वो चेक किया, बुरो बखैर इस तरह से किया। तो उसने हमें बताया कि ये जो दिन में सिपाही नजर आ रहे हैं ना सरकार के, यही लोग रात में मुजाहिद बन जाते हैं। यानी इस ऐसी जगहों पर वो भी घुटन महसूस करते हैं कि हम इस सरकार के लिए काम कर रहे हैं जबकि ये हमारे मुल्क के खिलाफ हैं। तो तकरीबन इसी तरह की हालत यहाँ आप बता रहे हैं। यही है, अगर आपने देखा शायद आप 96 में भी हमारे साथ अफगानिस्तान, बिल्कुल वहाँ उस वक्त उसके 1 महीने या 1.5 महीने के बाद तालिबान ने कैप्चर किया, जो रबानी हुकूमत थी और अहमद शाह मासूद और दूसरे था उनको निकाल। वहाँ भी यही हालत थी। मुझे याद है उस वक्त जी टीवी का एक उसमें शायद थे वो शाजी जमा गए थे और उसके साथ एक कैमरामैन गया था। तो वो जो आदमी हमारे साथ वो PR वाला था रबानी गवर्नमेंट को, वो शाम को उसको आया, वो कहते थे कि वो जो तालिबान है उन्होंने सराउंड किया था बाय एंड लार्ज उस वक्त एंटायर काबुल किया था, और उस पर वो गोलाबारी भी करते थे। वो जो बाग बाबर हुआ करता था उसको तहस नहस भी किया था, उस पर बहुत ये होता। उन्होंने कहा हमें आपको दिखाना है एक रीजन से हमारे लोग कैसे तोपे मारते हैं काबुल सिटी पर। तो उसने कहा अगर हमारे ये आ जाएंगे ना वो तो फिर हमारे लिए डेंजर है। उन्होंने कहा आपकी डायरेक्शन में नहीं, तो उसका एक फिल्मिंग उसने ली। ये मुझे अभी भी याद है। वो बिल्कुल
मैं चूंकि उनकी जबान जानता था, वो वाकया मुझे याद आ गया। शाजी जमा ने मुझसे कहा कि भाई इस कमांडर से कहो कि यार तोप चला के दिखाए, हमारी जरा फिल्म बन जाएगी। तो उसने फौरन वॉकी टॉकी उठाया, बेजन बेजन, मतलब इस तरह से कहा, और वो तोपें चलनी शुरू हो गई, तोप नीचे। तो ये जो है सिस्टम, देखिए कुछ चीजें होते हैं, कुछ लोग उस वक्त मौके की नजाकत को देखकर ये कोशिश करते हैं कि हथियार डाले और अपने आप को सरेंडर करे तो गवर्नमेंट के हवाले। कुछ लोग गायब होते हैं, और इसमें ये जो थे असद की आर्मी जो है, इसमें उसके जो लॉयलिस्ट की बहुत बड़ी तादाद थी, 65% से भी ज्यादा वही थे। इसलिए उनका टोटली डिसआर्म होना और उनके कुछ पॉकेट्स या स्ट्रांग होल्ड से जहां पर वो उन्होंने छिपाया होगा, उन्होंने आर्म्स एम्यूनिशन वहां लिया होगा या कुछ किया होगा, तो ये एक है, ये बड़ा थ्रेट रहेगा। अब इसको मल्टीप्रोंग्ड थ्रेट है, एक तो इजराइल से, दूसरा वो जो विदिन है, तीसरा जो है हुकूमत तो कर ही नहीं, रिकंसिलिएशन किया तो क्या किया, और उसने कहा मैं पार्डन दे रहा हूं सबों को, जब उन्होंने 1300 लोगों को मारा है वहां पर, जो बुरी तरीके से। इंटरनेशनल लेवल पर भी ईयू ने क्लियरली कहा अगर हमें ये पता चला वी आर गोइंग टू स्टॉप एड टू यू। हालांकि यानी जो सीरिया में इस वक्त हुकूमत है वो बड़ी एज पर चल रही है। एक तरफ उसका वो प्लान कि वो तमाम मुखालिफिन को कत्लेआम करके खत्म कर दे, अपनी हुकूमत शायद मजबूत करने के लिए। दूसरी तरफ वो वेस्ट से किस तरह से कनेक्ट रहना चाहती है। हालांकि वेस्टर्न मुल्क ही असल में चाहते थे 2011-12, ये जो हमने देखा है, बशार अल असद की सरकार गिराना चाहते थे, वो सरकार गिर गई, और इतने एक तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ गिरी कि एक दिन जंगबंदी होती है लेबनान के साथ और दूसरे दिन हमला शुरू हो जाता है। तो ये पूरा प्लान तो उन्हीं का किया हुआ है, और ऐसा नहीं लगता कि ये बेगुनाह लोग हैं, और ये बयान दे देते हैं कभी कभी इंसानी अपना चेहरा बाकी रखने के लिए, और इनका असली चेहरा गाजा में नजर आ चुका है। ये कातिलों के साथ हैं, और ये इंसानियत उनके यहाँ शायद नहीं है, ऐसे हालात लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपको मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप को ये वीडियो कैसी लगी। तमाम कई अहम मौजूआत पर शेख मंजूर साहब ने हमसे बात की है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।